और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीरिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको ये बता दें कि रूसी मीडिया ने बड़ी जानकारी दी है, बड़ी खबर दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति रूस पहुंच चुके हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। रूसी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस पहुंच गए हैं, परिवार के साथ मॉस्को पहुंचे हैं बशर अल असद। रूस ने सीरिया के राष्ट्रपति असद को शरण दी है। जिस तरह के सीरिया में हालात बने हुए हैं महिमा, उसके बाद देखिए रूसी राष्ट्रपति का रूस पहुंचे हैं ये सीरियाई राष्ट्रपति, ये बड़ी जानकारी निकलकर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद पहुंचे, विद्रोहियों ने कब्जा किया बड़े बड़े शहरों में, फिर उसके बाद राजधानी तक पहुंचे और वो तस्वीरें भी हमने आपको कल दिखाई थी जब राष्ट्रपति आवास में विद्रोही पहुंचे, तस्वीर तोड़कर तोड़फोड़ की गई, सामान ले गए, वो भी तस्वीरें थी। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति आगे की ओर निकले हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोनिका। और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि सीरिया में जो हालात है, विद्रोही जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कब्जा करते जा रहे हैं, विद्रोह की जिस तरीके से ज्वाला भड़कती हुई नजर आ रही है, धधकती हुई नजर आ रही है, उसके बाद सीरियाई राष्ट्रपति का ये कदम बड़ा कदम है। महिमा, आप बिल्कुल सही कह रही है, बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया। इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हवाओं में बारूद की गंध, सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग, बेकाबू विद्रोही, धार्मिक नारों की गूंज, और दिमाग को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सीरिया की हैं, जहां विद्रोहियों की जीत के साथ ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात अल शाम का कब्जा है। कई लोग चौराहे पर सेना के टैंक पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। वहीं सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया से भागकर मॉस्को पहुंच गए। रूसी सरकारी मीडिया एजेंसियों ने क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अब पदस्थ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद और उनका परिवार मॉस्को में है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असद और उनके परिवार को रूस ने शरण दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनके गहरे रिश्ते हैं। पुतिन ने कई बार उन्हें संकट से बचाया है। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि असद जिस प्लेन से जा रहे थे उसे मार गिराया गया है, लेकिन बाद में असद के रूस पहुंचने की खबर आई। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ने के बाद पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। असद के देश छोड़ते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई। लड़ाकों ने दमिश्क में कई जगह असद परिवार की निशानियों को नष्ट कर डाला। पूर्व राष्ट्रपति और असद के पिता हाफिज अल असद के स्टैच्यू को भी तोड़ दिया गया। सीरिया में असद सरकार के अंत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुशी अब जाहिर की है। बाइडेन ने इस घटना को न्यायपूर्ण और मौलिक बताया है और कहा, सीरिया में 13 साल की गृह युद्ध के बाद उनके पिता बशीर असद के आधी सदी से अधिक के क्रूर सत्तावादी शासन के बाद विद्रोही ताकतों ने असद को अपने कार्यालय से इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए मजबूर किया है। यह जोखिम और अनिश्चितता का क्षण भी है, क्योंकि हम सभी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अमेरिका सीरिया में अपने सहयोगियों के साथ काम करेगा। सीरिया में सत्ता परिवर्तन की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि देश में सरकार कैसे बदली जाएगी, कौन सीरिया का नेता बनेगा। सीरियाई सेना के पीछे हटने के बाद भी पूरी दुनिया की नजर यहाँ हुए घटनाक्रम पर बनी है। सीरिया से आ रही तस्वीरों के बीच यहाँ के भविष्य की चिंता बढ़ा दी है। चाहे विद्रोही अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो या नहीं, लेकिन इस क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों इजराइल,
ईरान और तुर्की सभी के हित सीरियाई गृह युद्ध के नतीजों से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि असद का तख्ता पलट न केवल मध्य पूर्व पर असर करेगा, बल्कि अमेरिका और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों पर भी इसका असर होगा। यानी अनिश्चितताएं कई हैं और चिंताएं भी कई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्रपति असद का यूं इस तरह से फरार हो जाना, रूस पहुंच जाना वाकई में चिंताजनक है, एक बड़ा कदम है। ऐसे में जरा असद का खूनी शासनकाल भी जान लीजिए। 13 साल तक सीरिया जलता रहा। अब तक 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है सीरिया में। करीब ये देखिए 68 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया है। अब तक 222 केमिकल हमले हुए हैं। अगस्त 2013 की बात करें तो यह हमला हुआ था, केमिकल हमला हुआ था। 2013 में सरिन गैस का इस्तेमाल किया गया था। घोटा में यह केमिकल अटैक हुआ था जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। दमिश्क के नॉर्थ ईस्ट में यह घोटा स्थित है और यहीं पर यह केमिकल अटैक हुआ था। 13 साल में कुछ ये हालात रहे सीरिया में। करीब 1000 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इस अटैक के लिए कोई सजा नहीं दी गई, संज्ञान नहीं लिया गया। इतना बड़ा अटैक होता है, लेकिन अगर सजा की बात की जाए तो सजा के तौर पर कुछ भी नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई है। वो राम राज्य को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के निशाना साध रही हैं। वो कह रही हैं कि जय श्री राम का नारा जब भी लगाया जाता है तो हत्या के दौरान भीड़ लगाती है उकसावे को लेकर के। उन्होंने हिंदुत्व को एक बड़ी बीमारी भी बता दिया और उनके इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार इल्तिजा मुफ्ती को हिंदुत्व से दिक्कत क्या है। वोट के लिए सनातन पर जोर एक फैशन सा बन गया है। भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देना, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व को नकारना। विपक्ष के तमाम नेता समय समय पर वोट बैंक की राजनीति को धार देने के लिए इस हथियार को अख्तियार करते रहे हैं। इसी ट्रेंड में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हो गई। इल्तिजा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। उनकी मां सनातन समर्थक बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार भी बना चुकी हैं। लेकिन सनातन के खिलाफ मुफ्ती परिवार का जहर अब सामने आने पर हर कोई हैरान है। पहले इल्तिजा ने सनातन के खिलाफ जहर उगला, फिर अपने बयान को जायज वो ठहराने लगी। पहले सुनिए इल्तिजा का सनातन के खिलाफ जहर। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। पहले इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बताया, फिर अपने विवादित बयान को जायज ठहराने पर आमादा हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत का कैमरा देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। No words on the atrocities on the Hindus in Bangladesh, but you continue to speak. You're heckling me. No, I'm not heckling you. I'm just asking you question. I don't want to talk. Please let me. इल्तिजा मुफ्ती के विवादित बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई है। बीजेपी के साथ ही साथ साधु संतों ने भी इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। इंडी अलायंस की यही पहचान, करो हिंदुत्व का अपमान। जिस प्रकार से इंडी अलायंस के एक साथी ने, पीडीपी ने अब फिर से हिंदू धर्म, हिंदुत्व पर, हिंदू आस्था पर चोट की है, ये दिखाता है कि केवल और केवल लेनी है वोट बैंक की ताली, इसलिए दो हिंदू आस्था और हिंदुत्व को गाली। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान